एक बरसात वाले दिन लॉ स्कूल का छात्र जिन हांग घर लौट रहा होता है। तभी वह सड़क के दूसरी ओर अपनी माँ को देखता है। जैसे ही वह सड़क पार करने वाला होता है, उसका दोस्त फोन करता है। वह फोन उठाकर धीरे धीरे चलने लगता है। इसी दौरान उसे पता नहीं चलता कि तेज रफ्तार से आ रहा एक मोटरसाइकिल सवार उसकी माँ को निशाना बना रहा है। वह आदमी उसकी माँ का पर्स छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह पर्स छोड़ने से इनकार कर देती है और कई मीटर तक घसीटती चली जाती है। आखिरकार चोर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर पड़ता है। गुस्से में वह चाकू निकालता है और जिन हांग की माँ को कई बार छीन करता है। फिर वह हथियार गिराकर भाग जाता है। वहां मौजूद एक और आदमी चाकू उठाता है और जब तक जिन हांग अपनी माँ तक पहुंचता है, वहां कोई भी नहीं बचा होता। वह अपनी घायल माँ को गले लगाता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद उनकी अंतिम यात्रा फ्यूनरल होती है, जो जिन हांग की बहन को गहराई से झकझोर देती है। 7 साल बीत जाते हैं। अब जिन हांग एक सख्त और ईमानदार प्रोसिक्यूटर बन चुका है। वह भ्रष्टाचार से दूर रहता है और अपराधियों के प्रति बेहद कठोर है, जिसे उसके सभी साथी पसंद नहीं करते। लेकिन जिन हांग मानता है कि न्याय पैसे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन कोर्ट हियरिंग के बाद वह देखता है कि उसकी बहन के 11 मिस्ड कॉल आए हैं। वह जैसे ही फोन करता है, उसकी बहन हैरान कर देने वाली बात बताती है। उनकी माँ वापस आ गई है और उसके बगल में बैठकर टीवी देख रही हैं। घर पहुंचते समय वह डॉक्टर को फोन करके दवा और इलाज की व्यवस्था करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन की मानसिक हालत बिगड़ गई है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो सचमुच अपनी माँ को जिंदा और बिल्कुल ठीक हालत में देखता है। वह उसे देखते ही रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है, जैसे हमेशा उसके लिए करती थी। इसी दौरान एक स्थानीय पादरी, पास्टर और कई लोग इस चमत्कार की खबर सुनकर घर में आ जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने मरकर मसीह को देखा था। जिन हांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ तो मर चुकी थी। तभी अचानक उसकी माँ उस पर चाकू से हमला कर देती है। पास्टर बीच में आ जाता है और जख्मी हो जाता है। दूसरे लोग बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करते हैं। वह उग्र होकर घर की चीजें तोड़ने लगती है। किसी तरह लोग उसे एक कंबल में लपेटकर शांत करते हैं। बाद में मेडिकल स्टाफ उसे क्लिनिक ले जाता है और तुरंत पुलिस व नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। पी जिन हांग एक मीटिंग में शामिल होता है और पता चलता है कि इस तरह की घटनाएं दुनिया भर में देखने को मिल रही है। ऐसे लोग जिन्हें मारा गया था और जिनके केस अनसुलझे थे, वे अचानक वापस आ रहे हैं। ये पुनर्जीवित लोग बताते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, उनके शव कहाँ दफन किए गए और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने हत्यारों को ढूंढकर मार डालते हैं। जैसे ही वे बदला लेते हैं, उनका शरीर आग की लपटों में गायब हो जाता है। इन्हें लोग विटनेस कहने लगे हैं। जिन हांग की माँ कोरिया में लौटने वाली पहली विटनेस है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने असली हत्यारे के बजाय अपने ही बेटे पर हमला किया। इससे अधिकारियों को शक होता है कि कहीं जिन हांग ने ही अपनी माँ की हत्या तो नहीं करवाई। पी उधर एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ली सू कोरिया पहुंचती है, लेकिन जिन हांग मामले को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता और खुद ही जांच शुरू कर देता है। एक अधिकारी बताता है कि पूरी दुनिया में अब तक केवल 89 लोग ऐसे हुए हैं जो मृत होकर वापस आए हों। ली सू यह भी पता लगाती है कि जिन हांग कोर्ट में हमेशा मौत की सजा की मांग करता है। उसे यह भी मालूम पड़ता है कि जिन हांग ने अपनी मां के केस की सारी फाइलें खुद अपने पास रखी थी और वर्षों से निजी जांच कर रहा था। अधिकारियों के लिए यह संदेह पैदा करता है कि कहीं वो खुद ही इसमें शामिल न रहा हो। जिन हांग बताता है कि शुरू से ही केस में कई गड़बड़ियां थीं। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस ने निष्कर्ष निकाल लिया था कि अपराधी एक ही था और उसके हाथों पर पीड़ित का डीएनए मिला था। लेकिन जिन हांग एक गवाह तक पहुंचा जिसने कहा कि वहां 2 अपराधी थे, जिनमें से एक की शक्ल फुटेज में पकड़े गए आदमी से बिल्कुल अलग थी। उसने उस मोटरसाइकिल को भी ट्रैक किया और पता लगाया कि उसे एक वांटेड चीनी अपराधी ने खरीदा था। उसके 3 बाइक चोरी के मामले पहले से दर्ज थे, लेकिन 45 दिन बाद एक शव नदी से मिला, जिसका डीएनए घटना वाले व्यक्ति से मेल खाता था। पुलिस ने मान लिया कि अपराधी मर चुका है, लेकिन वह आदमी चीनी नहीं था। सिर्फ जिन हांग ने चीन भागने वाले सभी लोगों की सूची मंगवाई। लेकिन उसके केस का सबसे अजीब हिस्सा यह था कि उसे अपनी मां की मौत के बाद बड़ी बीमा राशि मिली थी, जिससे अधिकारियों को शक होने लगा कि कहीं उसने ही अपने फायदे के लिए हत्या तो नहीं करवाई। ली सू को लगता है कि शायद इसी वजह से उसने सारे दस्तावेज अपने पास रखे थे, ताकि अपने जुर्म को छिपा सके। वह जिन हांग से गवाहों के पते और उस दिन की कॉल हिस्ट्री मांगती है।
उसी दौरान जिन हांग अपनी माँ की यादों में खो जाता है। कैसे वह हमेशा उसके लिए खाना बनाती थी, कैसे वह उनसे लगातार पैसे मांगता रहता था, कैसे वह बार बार उनका दिल दुखाता था, और कैसे उसी दिन इसकी लापरवाही के कारण उसकी माँ उसकी बाहों में दम तोड़ गई। उसकी बहन बताती है कि वह अपनी माँ को थाईलैंड ले जाने की सोच रही है। वह अपने पति को यह भी बताती है कि माँ अक्सर सपनों में आती थी और कहती थी कि अपनी चीजें संभाल कर रखना, वह जल्द ही वापस लौटेंगी। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। जिन हांग और एक अधिकारी क्लिनिक में उसकी माँ को देखने जाते हैं। वह बेहिसाब बेहोशी में पड़ी है, कोई मेटाबॉलिक गतिविधि नहीं, एक तरह से कोमा जैसा। अधिकारी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान इन लोगों को बस न्याय लेने के लिए वापस भेज रहे हो। अगर यह सार्वजनिक हो गया तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। जिन हांग कहता है कि इंटरनेट पर तो बहुत सी वीडियो घूम रही है। अधिकारी जवाब देता है कि यूएफओ की भी बहुत वीडियो होती है, पर कोई उन पर विश्वास नहीं करता। जिन हांग कहता है कि एजेंसियों को शायद सभी मामलों की जानकारी नहीं होगी, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें मौके नहीं मिले होंगे बदला लेने का। वह कहता है अगर उसकी माँ ने उसे नहीं मारा तो इसका मतलब असली हत्यारा कोई और है और वह माँ उसी को ढूंढने जाएगी। उधर लीसू और उसकी सहायक जिन हांग की बहन के घर पहुंचते हैं। बहन बताती है कि उनके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और उनकी माँ ट्रक चलाकर परिवार चलाती थी। किशोर अवस्था में जिन हांग बिगड़ गया था और रात रात भर बार में रहा करता था, जबकि उनकी माँ उसे पैसे भेजती रहती थी। वह बताती है कि उनकी माँ के वापस आने के बाद इंटेलिजेंस एजेंट घर से सब कुछ उठा ले गए हैं। वह खुद कई सालों से मानसिक दवाएं ले रही है। उसका भाई शराब नहीं पीता और हमेशा खुद को दोष देता है, इसलिए मेहनत करता है ताकि माँ को गर्व महसूस हो। इस बीच जिन हांग और एक अन्वेषक को सूचना मिलती है कि वह संदिग्ध व्यक्ति जो 7 साल पहले चीन भाग गया था, अब वापस लौट आया है और चाइना टाउन में देखा गया है। वे वहां जाते हैं, पैसा देकर पता और जानकारी खरीदते हैं। ली सू को यह खबर मिलती है और वह उस पर निगरानी का आदेश देती है। फिर जिन हांग संदिग्ध के घर पहुंचता है और उसे एक चाल से दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देता है। वह आदमी अचानक उस पर हमला करता है, लेकिन समझ जाता है कि वह जिन हांग को हरा नहीं सकता, इसलिए भागने की कोशिश करता है। जिन हांग उसका पीछा करते हुए गलियों तक पहुंच जाता है। लंबी दौड़ के बाद लियू की टीम बीच में आकर उस संदिग्ध को पकड़ लेती है। जैसे ही जिन हांग बाहर निकलता है, वह अचानक एक छोटी बच्ची को देखता है जो बारिश में भी बिल्कुल शांत खड़ी उसे घूर रही होती है। बीच में भी बिल्कुल शांत खड़ी उसे घूर रही होती है। पता चलता है कि पुनर्जीवित हुए पीड़ित हमेशा उसी जगह के पास बदला लेते हैं जहां उनकी हत्या हुई थी। वे बारिश के दौरान इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके शरीर में 90% पानी होता है। उनके शरीर में लौह तत्व आम इंसानों की तुलना में बहुत अधिक होता है और बदला लेने के क्षण एक शक्तिशाली मैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है तथा वे आग की लपटों में जलकर गायब हो जाते हैं। लेकिन कोरिया का मामला अनोखा है। यहाँ महिला वापस तो आई, लेकिन उसने बदला पूरा नहीं किया। वे जिन हांग की माँ से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। वह स्वीकार करती है कि वह अपने हत्यारे से बदला लेने लौटी है। उसका बेटा उसका हत्यारा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। वह एक आदमी का नाम भी लेती है। इसी बीच जिन हांग पुष्टि करता है कि उसने आज जिस संदिग्ध को पकड़ा उसके डीएनए का मिलान उसकी माँ के हाथों पर मिले सैंपल से होता है। लीसू उस संदिग्ध से पूछताछ करती है, लेकिन वह हत्या की बात मानने से इनकार करता है। कोरियाई अधिकारियों को पता चलता है कि वह अपने देश में 2 हत्याओं का अपराधी है। अगर उसे वापस भेजा गया तो 2 महीने में फांसी होगी, जबकि कोरिया में उसे कम से कम 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। अचानक जिन हांग पूछताछ कक्ष में प्रवेश करता है। इसी समय लीसू को बताया जाता है कि जिन हांग की माँ का दूसरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी था। जिन हांग अपनी अलग पूछताछ शुरू करता है। पता चलता है कि जिस दिन यह दूसरी बीमा पॉलिसी सक्रिय हुई थी, उसी दिन एक आदमी और उसकी बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यह हादसा उसी इलाके में हुआ था जहां जिन हांग और उसका परिवार रहता था। आखिरकार संदिग्ध जिन हांग को कबूल करता है कि घटनास्थल पर एक और अजीब आदमी भी था। उसने महिला को तब भी मारना जारी रखा जब हमलावर रुक चुका था। संदिग्ध आगे कुछ बता पाता उससे पहले इंटेलिजेंस टीम आकर उसे ले जाती है। दूसरा हमलावर अब तक नहीं मिला और फोरेंसिक रिपोर्ट भी फर्जी साबित होती है। इस बीच लीसू पता लगाती है कि जिन हांग की मां ने खुद ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और एजेंटों से कहा था कि उसके बेटे को न बताया जाए। 7 साल पहले केस पर काम करने वाला फोरेंसिक विशेषज्ञ अब अमेरिका में रह रहा था। लीसू को शक होने लगता है कि यह रहस्यमय कार दुर्घटना किसी तरह जिन हांग की मां की मौत से जुड़ी हुई है।
दुनिया भर में गवाह बताते हैं कि पुनर्जीवित पीड़ित आंखों के सामने आग की लपटों में बदलकर गायब हो जाते हैं। बाद में संदिग्ध को अस्पताल में जिन हांग की मां के कमरे में लाया जाता है। कोमा अवस्था में पड़ी महिला अचानक आंखें खोलती है। मशीनें खराब होने लगती है। वह उठकर उस आदमी की ओर बढ़ती है और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ देती है। फिर वह गिर जाती है। कहानी 7 साल पहले के समय में जाती है, जहां वही फोरेंसिक विशेषज्ञ और एक पुलिस अधिकारी उस संदिग्ध की लाश को नदी में फेंकते दिखते हैं ताकि यह आत्महत्या जैसा लगे। वर्तमान में जिन हांग उस विशेषज्ञ को ढूंढ लेता है, लेकिन वह कोई जवाब देने से इनकार करता है। दूसरी तरफ यीसु जिन हांग की बहन ओ एक लड़की की तस्वीर दिखाती है जिसकी 9 साल पहले मौत हुई थी। वह बताती है कि जिन हांग की मां ने चुपके से अपनी बीमा राशि उसी लड़की के पिता को दे दी थी जिसकी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। अचानक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें दिखता है कि वही आदमी लड़की का पिता जिन हांग की मां को मारने वाला असली दूसरा हमलावर था। वह भी एक पुनर्जीवित पीड़ित था जो अपनी मौत का बदला लेने लौटा था। जैसे बाकी वह भी बाद में आग में बदल गया। पता चलता है कि जिन हांग की मां ही उस दुर्घटना की जिम्मेदार थी जिसमें वह आदमी और उसकी बेटी मारे गए थे। वह किसी कारण लड़की के शव को दूसरी जगह ले गई थी। अब तक वह चीनी हमलावर से बदला ले चुकी थी और जल्द ही गायब होने वाली थी। उसी समय जिन हांग को बताया जाता है कि उस रात ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी का पता चल गया है। उसने थोड़े समय बाद नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन लीसू पहले वहां पहुंच जाती है और उसे मृत पाती है। मेज पर उसका एक सुसाइड नोट पड़ा होता है। वह जिन हांग को सौंपती है और स्वीकार करती है कि वह जिन हांग पर शक करती रही थी, क्योंकि वह उस रात सड़क पार करने से पहले ऐसे रुका था जैसे जानबूझकर अपनी मां पर हमला होने का इंतजार कर रहा हो। जिन हांग खत पढ़ता है। अधिकारी लिखता है कि 9 साल पहले वह एक कॉल पर पहुंचा था। पिता शराब में धुत, बेटी डरी हुई। वह कुछ नहीं कर पाया और चला गया। बाद में जिन हांग की मां आई। उसने उसे रिश्वत दी और कहा कि चोरी हुए ट्रक का आरोप उस पर डाल दे। उसने मान लिया। अगले दिन उस बेटी की लाश मिली। डरकर उसने सब छुपा दिया, लेकिन फिर वह मरी हुई लड़की उसके सपनों में आने लगी। अंत में उसने आत्महत्या कर ली और नोट में लिखा कि असली दोषी जिन हांग है। हालांकि जिन हांग को कुछ याद नहीं। सब समझने की कोशिश में वह अपनी बहन को फोन करता है। वह कहती है कि पुलिस को शक है कि वे दोनों, वह और उनकी मां, उसी रात किसी की मौत में शामिल थे, लेकिन उसे भी ठीक से पता नहीं। एक दोस्त याद दिलाता है कि उस रात वह नशे में धुत होकर भाग गया था। बार में बैठा जिन हांग याद करने लगता है। शराब में धुत वह बाहर निकला और सब्जी वाले की ट्रक देखी, वही आदमी जिसने उसकी मां का अपमान किया था। अब वर्तमान में वह लड़की को फिर देखता है, बस में चढ़ते हुए। उसकी मां को बारिश में बाहर लाया जाता है, पर वह गायब नहीं होती। लाइटें फटने लगती है और वह चल देती है। जिन हांग बस का पीछा करता है, अपनी कार क्रैश कर देता है और एक ट्रक लेकर पीछा जारी रखता है। धीरे धीरे सारी यादें लौट आती है। वह सब्जी वाले का ट्रक चलाकर शराब में धुत हो गया था। एक पुलिस रोबोट से टकरा गया था। बाद में उसकी मां ने ट्रक में उस मृत लड़की को पाया था। जब वह उसे लौटाने की कोशिश कर रही थी, लड़की का पिता पहुंच गया। वह डरकर भागी और उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गई। वह आदमी मौके पर ही मर गया। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने पुलिस अधिकारी को रिश्वत दी। सुबह जब जिन हांग होश में आया, उसे कुछ याद नहीं था। सच का पूरा बोझ उसे तब महसूस होता है जब वह ट्रक समेत दूसरी बार एक पुलिस रोबोट से टकरा जाता है। ट्रक पलट जाता है। अंदर फंसा वह उस मृत लड़की को अपने पास आपे देखता है। वह रिश्ते ईंधन के पास माचिस जलाती है। जिन हांग मरने को तैयार हो जाता है। तभी उसकी मां चीखती हुई पहुंचती है। वह बेटी के सामने घुटनों पर गिरकर अपने बेटे की जान की भीख मांगती है। खुद को दोष देती है, अपना सिर जमीन पर पटकती है। जिन हांग किसी तरह ट्रक से निकलता है और माफी मांगते हुए सड़क पर आ जाता है। सामने आती ट्रक के सामने खड़ा होकर मरने को तैयार। तभी लड़की आग की लपटों में बदल जाती है। ट्रक फटता है। जिन हांग दूर जा गिरता है। सामने से आती ट्रक उसके पास से गुजर जाती है। वह उठकर देखता है, उसकी मां आग में जल रही है। कुछ समय बाद जिन हांग अदालत में उस लड़की की मौत के लिए दोष स्वीकार करता है। वह बिना अपील किए सजा का सामना करने को तैयार है। वह मानता है कि उसकी मां भी उसकी ही वजह से मरी, क्योंकि उसने उसकी चेतावनी अनदेखी की। लीसू और इंटेलिजेंस ऑफिसर सोचते हैं, इस बार पुनर्जीवित पीड़ित बदला लेने नहीं बल्कि क्षमा देने आए थे।